हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है फटाक से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। वॉन्जू गैम्बे को उस फेस्टिवल के बारे में बताती हुए कहती है कि ये एनुअल वर्ल्ड लॉटरी बैटल है जिसमें जीतने वाला अपनी वंशजों के ड्रीम में जाकर उन्हें लॉटरी के विनिंग नंबर बता सकता है और अगर हम उसकी हेल्प करते हैं तो वो हमारे टारगेट में भी गिना ही जाएगा। जैसे ही गैम्बे ड्रिंक देने के लिए जाता है तो वो जिंदोक के ग्रैंडफादर सोकपन से मिलता है और उसके बाद वो चीफ होप से मिलकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और रियल वर्ल्ड में जिंदोक अपनी दादी के साथ खाना खाते हुए उन्हें अपनी सेविंग्स भी दे देता है, क्योंकि उनकी बैकबोन का जो इलाज होना था और उसकी दादी उसे काफी मना भी कर रही होती है कि तुम्हें अब अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम वर्ल्ड में कंपटीशन शुरू हो जाता है और सभी राउंड क्लियर करते हुए सोकपन जीत जाता है। साथ ही जिंदोक के सपने में जाकर उसे लॉटरी के सारे टिकट्स के नंबर भी बताने लगता है और पूरे कंपटीशन में वॉन्जू और सब सिर्फ उन्हें ही सपोर्ट कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर वो काफी खुश हो जाती हैं। वहीं जीफ ह्यूम अपने टैब में चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार अब उन्हें किसकी आत्मा को ले जाना है। वॉन्जू वहाँ पर पहुँच जाती है और एक्साइटमेंट के चक्कर में टैब को खुद लेकर देखने लगती है, जिसमें किसी और का नहीं बल्कि जिंदोक का ही नाम था। ये देखकर सोकपन चीफ ह्यूम से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो उसे ना मारे। वॉन्जू भी उनसे यही कहती है क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो फिर उनके टारगेट में काउंट नहीं हो पाएगा, जिसके लिए फिर चीफ ह्यूम उनको एक रास्ता बताते हुए कहते हैं कि अगर जिंदोक के परिवार का कोई भी मरा हुआ सदस्य अपने अच्छे कर्म जिंदोक को देने के लिए रेडी हो जाए जो कि उसने किए ही नहीं थे तो वो बच सकता है। ये सुनते ही वॉन्जू सोकपन को मना करने लगती है कि ये करना तो मुश्किल है और अब आपको जिंदोक के बारे में भूल जाना चाहिए, लेकिन सोकपन फिर से उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है, जहाँ पर वॉन्जू को फिर से अपनी माँ की बात याद आती है और वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती हैं। साथ ही चीफ ह्यूम उन्हें ये भी बता रहे होते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 12:03 तक का ही समय है। ये सब कुछ सुनते ही वो तीनों फिर आफ्टर लाइफ ऑफिस में जाकर ये पता लगाते हैं कि जिंदोक के परिवार में किसने सबसे ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं, जिसमें से उन्हें सॉन्ग का नाम मिलता है जो कि आफ्टर लाइफ ऑर्फनेज की मैनेजर थी। जिसे मिलते ही वो सब कुछ बताने लग जाते हैं। ये सब कुछ सुनकर वो भी उसे अपनी अच्छे कर्म देने के लिए रेडी हो जाती है। वॉन्जू उसके बदले में उन्हें लॉटरी के टिकट्स भी देती है। वहीं दूसरी तरफ गैम्बे को तो आफ्टर लाइफ ऑर्फनेज के बच्चों की चिंता होने लगती है, जहाँ फिर गौर से बताते हुए कहता है कि उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो उनसे वापस मिल जाएंगे। ये सुनकर गैम्बे बोलता है कि काश रियल वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ हो पाता, क्योंकि वहाँ पर अनाथ होने के बाद तो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलने का दोबारा मौका नहीं मिलता। जब वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो मौका पाते ही सोकपन के फाइनल ओपोनेंट किम आकर वॉन्जू से वो सारे अच्छे कामों वाली पोटली को चुरा लेते हैं। ये देखते ही गौर फिर उनके पीछे भागता है। गैम्बे भी उनके पीछे जा रहा होता है, लेकिन वॉन्जू उसे रियल वर्ल्ड में जिंदोक को प्रोटेक्ट करने के लिए वापस से ले आती है। गैम्बे जिंदोक के साथ में रहकर फिर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वहीं चीफ ह्यूम भी जिंदोक की आत्मा को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम बस पूरा होने ही वाला था। वॉन्जू चीफ ह्यूम को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो अपनी पावर से ही जिंदोक को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके गैम्बे फिर उसे बचा लेता है, जहाँ पर उनका टाइम बस खत्म होने ही वाला था। लेकिन मौके पे चौका मारते हुए गौर किम से पोटली लेकर वापस लौट आता है, लेकिन वहाँ कोई साधन न होने के कारण वो पानी में तैरकर ही रियल वर्ल्ड में जाने का फैसला करता है। वहीं चीफ को रोकने के लिए वॉन्जू उन्हें जोर से किक मारकर उनके ऊपर बैठ जाती है, लेकिन चीफ खुद को छुड़ाकर फिर से जिदोंग को मारने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, जहां पर योरिन पहुंच जाती है। चीफ वहां पर खुद को छुपाकर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन गौर वहां पर सही टाइम पर पहुंचकर उन्हें पोटली दे देता है। जैसे ही वो उस पोटली को टैब पर रखते हैं ना, जिंदोक के डाटा के साथ साथ वो पोटली भी गायब हो जाती है, यानी कि अब जिंदोक की जिंदगी बच जाती है। सॉन्ग जिंदोक की दादी से मिलने के लिए आती है और एक चमकता हुआ मोती लेकर वो उनकी बैग पर रब करने लगती है, जहाँ पर वॉन्जू मोती के बारे में उसे पूछती है तो सॉन्ग बोलती है कि मैंने लॉटरी के बदले दवाई ले ली थी। ये देखते ही वॉन्जू सबको बताती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए और हमें उनका फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। शाम को जिंदोक अपनी लॉटरी टिकट चेक कर रहा होता है, जो कि लगती ही नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि उसकी दादी की ठीक हो गई है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं गैम्बे भी अचानक से काम करते हुए बेहोश हो जाता है। वॉन्जू उसे उठाकर घर ले आती है
यहाँ चीफ यूएम गौर को बता रहे होते हैं कि आफ्टर लाइफ पुलिस एजेंसी तुम्हें वापस बुलाने की सोच रही है, जहाँ गौर कहता है कि अभी इसका टाइम नहीं आया है। जहाँ पर अचानक से चीफ यूएम को ये कॉल आता है कि कोई बुरी आत्मा वहाँ पर घूम रही है और उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। गौर भी फिर उनके साथ में जाकर उस आत्मा को मारकर एक मोती में बदल देता है। वहीं वॉन्जो भी जब गैम्बे को बेड पर लेटा रही होती है तो वो उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए बोलता है कि मत जाओ। ये देखते ही फिर वॉन्जो को प्रिंस की याद आने लग जाती है। जब उसके पास में बैठी हुई थी तो उसने भी उसका हाथ ऐसे ही पकड़ा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि प्रिंस उस पवित्र पेड़ पर अपनी तलवार को लेकर जाकर बोलता है कि मैं भले ही तुम्हें इस जन्म में नहीं बचा पाया, लेकिन आने वाले अगले जन्म में मैं तुम्हें अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। सच को तो ये आफ्टर लाइफ वाले जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इनके बारे में जानने में ना मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है और बहुत ज्यादा अमेजिंग भी लगते हैं। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या? और आप में से वो कौन से लोग हैं जिन्हें आफ्टर लाइफ के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज है? जो भी है ना, तो आप उसे हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जो लोग भी इस बारे में नहीं जानते ना, वो भी उससे अवेयर हो सके। वहीं अचानक से गैम्बे को भी होश आ जाता है, जो वॉन्जो को अपने पास में ख्याल रखते हुए देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है। वॉन्जो के गैम्बे से उसके फेवरेट डिश पूछने पर वो कहता है कि मुझे डम्पलिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट डे जीदोंग गैम्बे को कपल डांस करने के लिए फोर्स करने लगता है, क्योंकि उसने आज तक किसी भी कपल डांस कंपटीशन में भाग नहीं लिया था। लेकिन भाई गैम्बे को तो उसकी पावर के चक्कर में कंपटीशन की टेंशन होने लग जाती है और इसलिए वो सिलेक्शन के टाइम पर योरिन को देखता है, लेकिन वो तो उसे सीधा सीधा इग्नोर मारने लग जाती है। वॉन्जो और गॉड साथ में जॉगिंग कर रहे होते हैं, जहाँ चीफ यम आकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक आत्मा को पकड़ने के लिए उनकी हेल्प चाहिए, जहाँ पर वॉन्जो तो पहले उसके लिए मना कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं कि अगर उसने उसकी हेल्प की तो उस आत्मा की काउंटिंग उसी के टारगेट में होगी। ये सुनकर वॉन्जो मान जाती है। नेक्स्ट डे हम एक आदमी साइरस को उसकी वाइफ जीसुन के साथ में देखते हैं, जो कि अपनी माँ के ग्रेव पर पहुंचा हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद वो अपनी वाइफ को जाने को कहता है और खुद वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। गौर उसका पीछा कर रहा होता है। साइरस पहले एक शॉप से बियर की बोतल लेता है। वहीं दूसरी तरफ गैम्बे बहुत टेंशन में बार में पहुंचा हुआ होता है, जहां पर वॉन्जो डम्पलिंग्स बना रही होती है और साथ ही वो उसे उनके न्यू मिशन के बारे में भी बताने लगती है। बोलती है कि उन्हें एक आत्मा को आफ्टर लाइफ में भेजना है, जो कि अपनी फैमिली की वजह से जा नहीं पा रही है। जहां पर अचानक से साइरस डम्पलिंग का मेन्यू देख लेता है और बार के अंदर आ जाता है। डम्पलिंग खाकर बोलता है कि मेरी वाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छे डम्पलिंग्स बनाती है। ये सुनते ही वॉन्जो गैम्बे को उसे टच करने के लिए कहती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो बंदा तो कुछ बताता ही नहीं है। जहाँ पर गौर भी अगर उन्हें ये बताने लग जाता है कि पहले वो अपने घर पर लेट जाता था, लेकिन आजकल वो जल्दी जाने लग गया है। गौर उसके घर पे जाके चेक करता है, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन गौर जैसे ही वहाँ से जाता है ना, तो हम एक काले साई को साइरस के घर पर देखते हैं। साइरस पर गैम्बे की पावर्स को नाकाम करते हुए देखकर वो लोग तो टेंशन में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट डे से साइरस के ऊपर वो लोग काफी अच्छे से नजर रखना भी शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उनका पाला एक शैतानी आत्मा से पड़ जाता है। गौर उस आत्मा को मारकर मोती बना देता है। मोती को लेकर वो फिर आफ्टर लाइफ पुलिस एजेंसी में ले जाता है, जहाँ पर वॉन्जो अपना रूप बदलकर साइरस के ऑफिस में पहुँच जाती है, जहाँ ब्लैक शैडो भी उनका पीछा कर रही थी। वो उसे रोक कर समझाने की कोशिश करती है कि उसे उन्हें छोड़कर आफ्टर लाइफ चले जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई वहाँ पर आता है वो ब्लैक शैडो गायब हो जाती हैं। यहाँ गैम्बे योरिंग से कंपटीशन के लिए पूछ रहा होता है, लेकिन योरिंग उसे साफ साफ मना करने लगती है। गैम्बे ये बात जिनदोक को भी बोलता है। जिनदोक फिर उसे बहुत ही अलग अलग और अजीब अजीब आइडियाज देने लग जाता है, जिसमें से उसे एक भी आइडिया पसंद नहीं आता है। जिसके बाद गैम्बे फिर योरिंग को एक रेस्टोरेंट में ज्वाइन करवाता है, जहाँ पर एक लेडी एक दूसरे अंधे आदमी के ऊपर चिल्ला रही होती है, बोल रही होती है कि अपने डॉग को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन गैम्बे आकर उस लेडी को समझाते हुए बोलता है कि लॉ के हिसाब से गाइड डॉग्स रेस्टोरेंट में आ सकते हैं, लेकिन वो तो उसके ऊपर भी चिल्लाने लगती है। जहाँ पर योरिन पहुँच जाती है और उसे समझाते हुए कहती है कि धरती पर सभी इंसानों का फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, लेकिन अगर वही काम कोई कुत्ता कर रहा है तो उसमें गलत क्या है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद योरिन गैम्बे से लॉ की नॉलेज के बारे में पूछती है, जहाँ वो कहता है कि उसे बस ये सब कुछ जानना काफी पसंद है, इसलिए वो सीखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ वॉन्जो गौर को डिनर के लिए बाहर लेकर जाती है, जहाँ गैम्बे भी उनको ज्वाइन कर लेता है और कहता है कि योरिन उसके साथ डांस के लिए मान ही नहीं रही है। गौर के ये पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या कहा था उससे। वो कहता है कि
मैंने उसे ये कहा था कि मेरे टच करने पर भी तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ। ये सुनते ही वो तो हंसते हुए बोलता है कि तुम सच में कितने बड़े बुद्धू हो। लड़की से कोई ऐसा पूछता है क्या? बल्कि तुम्हें तो ये एहसास उसे दिलाना चाहिए कि जिससे कि फिर उसे तुम्हारी जरूरत महसूस हो। ये सुनते ही वॉन्जो को भी याद आने लग जाता है कि ऐसा तो उससे प्रिंस ने उससे अपने प्यार का इजहार करते वक्त कहा था। लेकिन अब इस बात का क्या मतलब है, ये तो हमें आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट डे साइरस के बॉस फिर उसे जॉब छोड़ने के लिए बोलते हैं क्योंकि आजकल वो अपना काम सही से कर ही नहीं रहा था। साइरस उन्हें कहता भी है कि उसने थोड़े पैसे बचाकर अपनी वाइफ को ट्रिप पर भेजा है, वो अभी जॉब नहीं छोड़ना चाहता। और ये सुनते ही उसका बॉस उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है, जहाँ गाइस हमें ये पता चलता है कि उसकी वाइफ की तो हाल ही में डेथ हो चुकी है, यानी कि साइरस को भूलने की बीमारी है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है ना, तो वो अपनी वाइफ को देखता है, जहाँ डम्पलिंग्स खाते ही उसकी वाइफ अचानक से गायब हो जाती है, जिसका साफ मतलब ये है कि वो ब्लैक शैडो असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ ही थी। जिसके बाद गौर फिर उसकी वाइफ को बार में लेकर आता है, जहाँ वॉन्जू से समझाती है कि इससे उनकी आफ्टर लाइफ खराब हो सकती है। जिनसुक भी उनसे बताते हुए कहती है कि वो अपने हस्बैंड को इस तरह परेशानी में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब वो तैयार है। जिसके बाद वो तीनों ही वो मैजिकल ड्रिंक पीकर साइरस के सपने में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो उसे माफी मांगते हुए कह रहा था कि उसे ट्रिप पर नहीं भेजना चाहिए था। जहाँ जिनसुक भी इसे समझाते हुए बोलती है कि इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि अब तो तुम्हें अपनी बीमारी का इलाज करवा लेना चाहिए। साइरस भी बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोलता है कि ट्रीटमेंट की बात वो कहीं उसे भूल ना जाए, लेकिन जिनसुक उसे गले लगाते हुए बोलते हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आफ्टर लाइफ में सब कुछ याद दिला दूंगी। नेक्स्ट डे गैम्बे योरिन के कस्टमर का स्कैम पकड़ने में उसकी हेल्प कर रहा होता है, जिसके बाद फिर योरिन भी कंपटीशन के लिए मान जाती है। साइरस ने भी फाइनली अपना इलाज कराने के लिए सोच लिया था और बाहर में डम्पलिंग्स खाते हुए बोलता है कि अब वो एक नई जगह अपने दोस्त के साथ शिफ्ट हो रहा है और उसे वहाँ तक छोड़ने के लिए जाता है। और उनके जाने के बाद जिनसुक वॉन्जो को थैंक यू बोलकर यम के साथ में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि एक रिंग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वॉन्जो ने उसे दूर से देख लिया था और वहाँ से चली गई थी। यहाँ कोई वॉन्जो को पीछे से देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गैम्बे एक सपना देखता है जिसमें योरिन के साथ कपल डांस जीतने के बाद वो उसे जेड रिंग पहनाता है। दोस्तों ये वही रिंग थी जो हमने प्रिंस के हाथों में देखी थी, लेकिन अचानक से योरिन मैनेजर माँ में बदल जाता है और उसे किस करने लगता है। सपना टूटते ही गैम्बे वॉन्जो और गौर को इसके बारे में सब कुछ बताता है। वॉन्जो बोलती है कि ऐसा सपना तो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही आता है। जैसे ही ये बात जाकर गैम्बे मैनेजर को बताता है, फटाक से उनकी वाइफ उन्हें फोन करके प्रेगनेंसी की न्यूज देने लगती है। यानी वॉन्जो का कहना बिल्कुल सही था। नेक्स्ट सीन में वॉन्जो और गौर शॉपिंग के लिए जा रही होती हैं, लेकिन रास्ते में वो अपना टाइम और पैसा दोनों ही क्लॉ मशीन गेम में बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि भाई उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता। वहीं योरिन और गैम्बे एक प्रोफेशनल डांसर सोरियोन से डांस सीख रहे होते हैं, जहां गैम्बे योरिन को क्लोज देखकर नीचे गिरा देता है, जिस चक्कर में सोपियोन योरिन को वहां से भेजकर फिर उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए रोकते हुए बोलती है कि वैसे प्रैक्टिस से लोग अच्छे तो हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हर चीज में काम नहीं आती है। गैम्बे उसकी बात को समझ नहीं पाता और प्रैक्टिस में वो जैसे ही उसे छूता है, वो उसके सामने अपने राज खोलते हुए उसे अपने प्रॉब्लम्स बताने लग जाती है। बोलती है कि वो 2 साल से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके चक्कर में उसे जब भी गुस्सा आता है तो वो अपना सारा गुस्सा अपने हस्बैंड यूनो पर उतार देती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी है। होश में आने के बाद वो उनसे माफी मांगती है, तो वॉन्जो फिर उसे उसकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए बाहर का गार्ड देकर चली जाती है। वापस लौटते हुए गैम्बे बोलता है कि शायद मैं अपना सपना माँ की वजह सोपियोन को दे सकता था, जहाँ गौर उसे समझाते हुए बोलता है कि फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सामसिन हमेशा सबको चुनकर ही सपने देती है। सामसिन का नाम सुनते ही वॉन्जो भागकर उसके पास जाती है और देखती है कि वो जादुई क्लो मशीन से 2 वॉलनट मार्बल निकालकर एक लेडी के सपने में जाकर देते हुए उसे बोल रही है कि ये तुम्हारे फ्यूचर में होने वाले बच्चे हैं। ये देखकर वॉन्जो भी फिर उसे एक वॉलनट मार्बल सोपियोन को देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सामसिन जैसे ही अपने टैब में उसका डेटा देखती है तो वो साफ साफ इनकार करने लगती है। बोलती है कि अभी उसके बच्चे आने का टाइम नहीं हुआ है और फ्यूचर में होगा या नहीं ये भी नहीं पता। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि प्रिंस ने अपने दोस्त वनयंग को वॉन्जो से मिलवाया था।
लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वही वनियम वॉन्जू के बार को दूर से देख रहा था। वॉन्जू सबको कहती है कि वो सामसिन से ड्रीम चुराने वाली है, लेकिन वो दोनों से ऐसा करने के लिए मना करते हैं। चीफ यम भी वहाँ पर खाना खाने के लिए पहुँचे गए थे, लेकिन फिर उन्हें फोन आता है कि एक बुरी आत्मा आफ्टर लाइफ से भाग गई है। गौर उनके साथ में जाने को कहता है, लेकिन वॉन्जू तो उन्हें वहाँ से भगा देती है। वहीं गैम्बे और योरिंग डांस के लिए कॉस्ट्यूम लेने के लिए जाते हैं और फिर दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जिसे देखकर दोनों भावुक हो जाते हैं, यानी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। दोनों ने आज काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था साथ में। जिसके बाद योरिन फिर उस मूवी के बारे में अपनी रूममेट को बताती है और उसकी रूममेट बोलती है कि शायद वो लड़का तुम्हें पसंद करता है। योरिन इस बात को मानने से इनकार कर रही होती है। ये सुनते ही उसकी रूममेट कहती है कि ठीक है, वैसे तो तुम्हारे लिए यही सही है, क्योंकि तुम्हारी डेटिंग हिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वही फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि योरिन जब भी किसी लड़के को प्रपोज करती है, सब उससे डर कर वहाँ से मना कर कर भाग जाते थे। साथ ही जब एक लड़के ने उसे टच किया था तो वो भी उससे डर कर भाग गया था, क्योंकि योरिन को टच करते ही उसने काफी बुरी एनर्जी फील जो की थी। वहीं दूसरी तरफ सोपियोन अपने हस्बैंड यानी यूनो से झगड़ा कर कर बाहर में आ जाती है, क्योंकि जब उसने अपने हस्बैंड को अपने दोस्तों के बच्चे को प्यार करते हुए देखा तो उसे काफी बुरा लग रहा था। ये सब कुछ सुनकर वॉन्जू फिर उसे वाइन पीने को देती है। साथ ही उसे घर जाकर यूनो के साथ में एंजॉय करने के लिए भी बोलती है। घर आकर सोपियोन वाइन पीते हुए अपने हस्बैंड से माफी मांगती है। यहाँ वॉन्जू ने पूरी प्लाटिंग कर रखी थी और वो गौर और कैम्बे के साथ में सामसिन के घर पर ड्रीम चुराने के लिए पहुंच जाती हैं। सामसिन को सोता देखकर वो ग्लो मशीन से मार्बल निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मार्बल ना निकलने पर वो मशीन को लात मारती है जोर से, जिससे कि 3 मार्बल निकलकर बाहर गिरते हैं, जिसे लेकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन भाई ये क्या, गलती से वॉन्जू से बार का कार्ड वहीं पर गिर जाता है। गौर जब वॉन्जू से पूछता है कि आखिरकार वो इतना रिस्क क्यों ले रही है, वॉन्जू बोलती है क्योंकि मेरा पास्ट लाइफ में यही सपना था कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ ना, मैं उसके साथ में अपना परिवार बनाऊं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और इसलिए मैं अब उसका सपना पूरा करना चाहती हूँ। वही मशीन की आवाज सुनते ही सामसिन मशीन को देखती है, जहाँ पर उसे वॉन्जू के बाहर का कार्ड मिल जाता है और वह समझ जाती है। यहाँ वो तीनों सोपियोन के ड्रीम में जाकर उसे मार्बल देने की कोशिश करते हैं, जिसमें से 2 मार्बल तो खराब हो जाते हैं और आखिरी मार्बल में सामसिन पहुंच जाती है और बहुत भाग दौड़ी के बाद वो मार्बल सोपियोन को आखिरकार मिल ही जाता है, जिससे कि फिर रियल वर्ल्ड में सोपियोन प्रेग्नेंट हो जाती हैं और तीनों मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ड्रीम वर्ल्ड में मार्बल चुराने के जुर्म में फिर उनका बार कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। रियल वर्ल्ड में गैम्बे बार बार उन दोनों को याद करते हुए बार को ढूंढते हुए वेंजू और गौर को जोर जोर से आवाजें दे रहा होता है, लेकिन वो लोग तो उस टाइम क्वीन योमुरा के साथ में थे, जो कि उन्हें ये बोल रही होती है कि बच्चा तो उस कपल से नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये तुम्हारे टारगेट में भी काउंट नहीं होगा। साथ ही सजा के तौर पर फिर तुम दोनों को आफ्टर लाइफ ऑफिस में 120 घंटे के लिए काम करना होगा, जिसके बाद ये तुम्हारा बार ओपन हो पाएगा। ये सुनते ही दोनों फिर अपने काम पर लग जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वॉन्जू फिर उसी डिपार्टमेंट में जाकर काम करती है, जहाँ पर इंसानों को उनका अगला जन्म उनके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग दिया जा रहा था, जिसमें ग्रेड ए था इंसानों का, ग्रेड बी जानवरों का और ग्रेड सी कीड़े मकोड़ों का। सारे ग्रेड्स में बांटने के बाद उन्हें एक शावर दिया जाता था, जिसमें वो सब लोग अपने पहले वाले जन्म की सारी यादें भूल जाते थे। लिटरली गाइस, ये स्टोरी ना मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और अब मैं भी यही सोचने पे मजबूर हो गई हूँ, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा? क्या हमें भी क्या कोई इस तरह का शावर दिया जाता होगा, जिससे कि हम अपने पहले वाले जन्म की सारी याददाश्त भूल जाते हैं? तो अब आप लोग इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसके भी कमेंट मुझे पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे, मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगी। वेल, तो वॉन्जू और गौर काम करते हुए गैम्बे को याद करने लगते हैं। वॉन्जू बोलती है कि उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना उनके पास टारगेट पूरा करने का टाइम ही नहीं बचेगा। गौर भी बोलता है कि यस यू आर राइट, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मुझे भी आफ्टर लाइफ पुलिस ऑफिस ही ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा तो बहुत ही बुरा हाल होगा क्योंकि तुम्हें हेल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वॉन्जू अब लाइब्रेरी जाती है, जहाँ वो प्रिंस के दोबारा जन्म के बारे में कुछ बुक देखने वाली होती है कि तभी गौर उसे आकर बोलता है कि योमुरा ने उसे बुलाया है। वहीं गैम्बे बार बार उनको याद करके बाहर देखने के लिए जा रहा था, जो कि उसे कहीं भी नहीं मिलता, और जहाँ वो सोचता है कि शायद वो उन्हें सपने में देख पाए। वहीं योरिन की रूममेट उसे गैम्बे को किस करने का आइडिया दे रही होती है, क्योंकि भाई उसने आज तक कभी किसी को किस किया ही नहीं था, शायद इसे वो उसे पसंद करने लग जाए। यहाँ पर योमुरा वॉन्जू और गौर से मदद मांगती है, क्योंकि उसकी गलती के कारण ही एक आत्मा बिना शावर लिए ही धरती पर चली गई है।
दरअसल हुआ ये था कि जेट एम्परर योमरा को कोई काम देते हैं और अगर वो उसने टाइम पर नहीं किया तो उसे काम से निकाल देंगे। वहीं उसी समय पर गुस्से वाला मैसेज वो शाम से इनको भेजने वाली थी, लेकिन किसी से टकरा जाने की वजह से वो जेट को चला जाता है और उसी टाइम फोन की बैटरी भी डाउन हो जाती है। योमरा अपने फोन को चार्ज करने के लिए शावर की मशीन का प्लग निकाल देती है, जिससे कि उसी सेम टाइम पर वो आत्मा शावर में थी, जिससे कि उसका शावर नहीं हो पाता है और वो झूठ बोलकर धरती पर आकर गायब हो जाता है। योमरा फिर इसके लिए उन दोनों से हेल्प मांगती है। ये सब कुछ सुनकर वॉन्जू उनके सामने ये शर्त रखती है कि जैसे ये केस पूरा हो जाएगा तो हमारे टारगेट में ही काउंट होगा और साथ ही हमें टारगेट को पूरा करने के लिए 10 दिन और मिलेंगे, साथ ही हमारा बार फिर से ओपन भी हो जाना चाहिए। वॉन्जू की सारी शर्त सुनने के बाद ना चाहते हुए भी योमरा को माननी ही पड़ती है। वहीं फिर दूसरी तरफ उस आत्मा बुक्सो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लाइफ में जुआ खेलने के अलावा कुछ और करता ही नहीं था और इसके लिए उसने अपने दोस्त और परिवार से बहुत सारे पैसे भी लिए थे। लेकिन फिर एक दिन उनसे बचते हुए वो भागते हुए एक कार से टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद फिर उसे ग्रेड बी यानी कि फिर एक मुर्गी का जन्म मिला था, लेकिन वो मुर्गी नहीं बनना चाहता था। जहाँ पर फिर अचानक से एक बूढ़ा आदमी उस मुर्गी के अंडे के पिंजरे में आकर गिरकर बेहोश हो गया था, जिसका पूरा फायदा उठाकर बुक्सो ने अपनी आत्मा को उस आदमी के अंदर डाल दिया था। और जैसे उसे ये पता चलता है कि वो आदमी तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, बुक्सो काफी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा अपना गैम्बे जब दोबारा से बार में देखने के लिए जाता है तो फाइनली उसे वहाँ पर वॉन्जू और गॉड मिल जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी से पागल ही हो चुका था। और वो फिर उसे उनके नए मिशन के बारे में बताते हुए बुक्सो की आत्मा वाली जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर गैम्बे को ये पता चलता है कि वो तो उसी के शॉप के मार्केट के ओनर का घर है। गौर वहाँ पर जाकर मुर्गी की भाषा में उनसे बुक्सो के बारे में पूछता है, लेकिन उसके कुछ ना बताने पर गैम्बे उसे आखिरकार टच कर लेता है, जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि उसकी आत्मा तो ओनर के अंदर है। बुक्सो गाड़ी में बैठकर याद कर रहा होता है कि जब वो अपने दोस्त से पैसे मांगने के लिए गया हुआ था तब उसने कुछ लोगों को उसके पीछे आते हुए देख लिया था। साथ ही उसने अपने दोस्त को ये कहते हुए सुन लिया था कि तुम लोग अब तक क्यों नहीं आए, जहाँ पर उसे ये लगने लग गया था कि शायद वो आदमी उसके दोस्त के ही है। और जैसे ही वो उनसे बचकर भाग रहा होता है, गाड़ी से टकरा जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। वहीं फिर प्रेजेंट टाइम में वो उन्हीं लोगों को पैसा देकर अपनी दोस्त की शॉप पर हमला करवा देता है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था। बुक्सो की ये सारी हरकतें देखकर वो तीनों फिर उसे मेडिकल ड्रिंक पिलाने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये काम कैसे किया जाए, क्योंकि बार तो बंद था। वहीं नेक्स्ट डे गैम्बे को ये पता चलता है कि डांस कंपटीशन जीतने वाले को ओनर उसकी एक विश पूरी करेगा, जहाँ गैम्बे अपना दिमाग लगा लेता है और वो सोचता है कि अगर वो कंपटीशन जीत जाएगा तो वो उसे अपने घर पर ड्रिंक के लिए बुलाएगा, जिससे कि वो लोग उसे आसानी से मैजिकल ड्रिंक पिला सकते हैं। ये सोचने के बाद गैम्बे और ज्यादा मेहनत करके डांस सीखने लग जाता है, जहाँ योरिन को लग रहा होता है कि वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। योरिन गैम्बे को अपने क्लोज देखकर अपनी रूममेट वाली बात याद करने लग जाती है, क्योंकि उसने उसे किस करने को कहा था। वहीं इसी बीच चीफ यम को भी वन यंग के आफ्टर लाइफ से भाग जाने की खबर मिल जाती है। सो गाइस, फिलहाल तो ये पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है, लेकिन आगे की क्या क्या स्टोरी होने वाली है, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, वॉन्जू और प्रिंस के ऐसे कौन से राज है जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं, योरिन के ऊपर गैम्बे की पावर का असर क्यों नहीं होता है, गौर का इन सब में क्या रोल है, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी फटाफट से एक्सप्लेन कर दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही ये ड्रामा आपको कितना अच्छा लग रहा है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। और आप में से वो कौन से लोग हैं जो कि आफ्टर लाइफ के बारे में जानते हैं या फिर जानने में दिलचस्पी रखते हैं, और आपको उसके बारे में क्या क्या नॉलेज है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम सब लोगों को भी आफ्टर लाइफ के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज मिल जाए। साथ ही अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो ना और इन्हें नहीं मिस करना चाहते हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना।